मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेली हलचल में। जी, ये मुझे जब जानकारी लगी थी कि आपने एक ऐसी कोचिंग संस्था चलाई है जो असहाय बच्चे होते हैं, जो अपनी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, कहीं उनको कुछ शारीरिक तरीके से कोई समस्या होती है, किसी को मानसिक समस्या होती है, या सबसे मुद्दे की बात करें आर्थिक समस्या से वो बच्चे जो जूझते हैं उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप एक कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। तो कैसे आप कराते हैं, कहाँ से इसकी आपको प्रेरणा मिली है, ये सब आप सबसे पहले बताइए मुझे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और शिक्षा के क्षेत्र में बात करने के लिए बुलाया। आप जैसे पूछना चाह रहे हो कि ये कोचिंग का कैसे दिमाग में आया, तो खुद भी हम लोग तैयारी कर रहे थे बहुत समय पहले, 2003 और 4 के समय में। तो हम भी तैयारी कर रहे थे, लगे हुए थे, पढ़ाई करनी होती थी। कोचिंग सेंटर उस समय एक ही सेंटर यहाँ पे हुआ करता था, काफ़ी भीड़ रहती थी, कुछ बताने वाला नहीं था कोई। तैयारी करते करते समझ में आया कहाँ से कौन सी किताब पढ़ी जाए, कोई दिमाग भी देने वाला नहीं था। जो पुराने जो हमारे टीचर थे जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाया, मैथ्स पढ़ाई, साइंस पढ़ाई, सारी चीज़ें अपने स्कूल लेवल पे तो हम पढ़ते गए, लेकिन आगे कोई गाइड नहीं मिल रहा था। और गाइड की कमी जो जीवन में आज तक मैं कहना चाहूँगी कि अगर उस समय मुझे कोई सही गाइडेंस मिला होता तो चीज़ें कुछ और होती। आज भी जहाँ है वहाँ खुश तो हैं, पर तब दिमाग में लगता था यार कभी अगर मैं कुछ कर पाई, बन गई कैसे भी, तो जो लोग जिनको ये गाइडेंस नहीं मिल पाता है और उसकी कमी से जो हमारा बुंदेलखंड, हमारे सागर के जो बच्चे हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं, वो कहीं पीछे ना रह जाए। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो शादी के बाद जॉब वगैरह तो लगी गई थी। शादी के बाद क्या होता है कि अलग सी ज़िंदगी होती है जीवन में, घरेलू और ये वो ऐसे ही चल रहा था। थोड़ा समय निकल गया, लेकिन अंदर से जो आग होती है, जिस चीज़ की ललक होती है, वो ख़त्म नहीं होती। मोहल्ले में ऐसे 2-4 बच्चे पहले कोई कंचे खेल रहे हैं, कोई डॉग घुमा रहा है, तो शुरुआती दौर पे वही बच्चे मिले मुझे। एक दिन आ गए घर पे बैग वैग लेके कि भाभी आप पढ़ती थी, आपका वो सिलेक्शन हुआ है, आप जॉब कर रही हो, तो क्या पढ़ाओगी? पहले तो थोड़ा सा ऐसे ही संकोच हुआ, यार पढ़ाना चाहिए कि नहीं। फिर कहा नहीं, आ जाओ। आ गए, 2 आ गए, 4, धीरे धीरे करके जो बेडरूम था, मतलब बाहर एक बेडरूम था मेरा, वो पूरा सेंटर बन गया। उनमें से बहुत सारे बच्चे तो केवल ऐसे ही मस्ती मजाक के लिए आते थे, पर कुछ बच्चे जो थे, 15 बच्चे जो ऐसे निकले जो आज भी हमारे साथ हैं। और सिलेक्शन हुए उन बच्चों के 1.5-2 साल के भीतर ही उनमें से कुछ बच्चे सिलेक्ट होने लगे, और फिर उन्हीं बच्चों ने मिल के मोटिवेट करके मुझे 2-3 साल पहले वो सेंटर जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है उसको खुलवाया। चलिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है एक, और निश्चित ही आने वाला भविष्य, जो कहते हैं कि बच्चे भविष्य होते हैं, और अगर शिक्षित बच्चा होगा तो भविष्य बहुत अच्छा होगा हमारे देश का। तो ये बहुत ही सराहनीय है, आपने एक कदम उठाया है। दूसरा, अभी जो एक पूरे वर्तमान में देखा जाए तो पूरे भारत में एक मुद्दा चल रहा है युवाओं का और युवाओं के रोजगार का। तो निश्चित ही आप जो काम कर रहे हो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है इस विषय को। तो अभी जो वर्तमान स्थिति में आप देख रहे हैं उस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे, और इस समय सरकार को ऐसे कौन से अभियान स्टेप उठाने चाहिए जिससे ये जो एक बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, बच्चा हल्ला बोल चल रहा है, आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, तो इसमें क्या पहल करनी चाहिए शासन को? पहले तो आपको पता ही होगा कि हमारे भारत को यंगिस्तान कहते हैं, कि हम यंगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ की 75% जो जनरेशन है वो यंग है, वो यूथ हैं। कोविड काल में सभी को दिक्कतें हुई, परेशानी हुई, समस्या का सबने इतने बुरा समय आया हमारे देश के लिए, पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी के लिए बहुत बुरा समय था। लेकिन अब यूथ जो है वो परेशान हो गया। जो सिलेक्शन जिनके होने थे, अभी जिनकी एज अभी 28 ईयर्स है, वो बच्चे कहीं ओवर एज होने लगे हैं। जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिए, जो भी पहले आप बात करें शिक्षा की जो वैकेंसी आई थी, टीचर वाली जो वैकेंसी थी, उसमें सिलेक्शन हो गए पर उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाई। पुलिस की जो वैकेंसी आनी थी, जेल पहरी जो वैकेंसी आनी थी, ऐसे लगातार हमेशा अपकमिंग है, पर कमिंग कुछ नहीं। तो ये जो अपकमिंग जो आ रहा है लगातार व्यापम से कि अब आने वाली है, तो कोई बच्चा कितने समय तक अब इंतज़ार करेगा? 2000 समझ लीजिए 2018-19 की बात करें, जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी कोई वैकेंसी नहीं आई। और वैकेंसी आ भी रही है तो संख्या में काफ़ी कम है। अभी जो वैकेंसी आई थी जेल पहरी की, उसका सेंट्रलाइजेशन हो गया। हमारे मध्य प्रदेश का यूथ, और अब वो पूरे के पूरे भारत के बच्चों के साथ कंपटीशन करने वाला है। जबकि जेल तो हर जगह है, हर प्रदेश में जेल है, पर उन्होंने इस वैकेंसी को सेंट्रलाइजेशन उनका नहीं किया। तो हमने ये पहल क्यों की, उसके क्या कारण रहे? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और बच्चा तो परेशान हो गई।
जिसको पता था कि अब आने वाले समय में बस 1 महीने की बात है, वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे थे, रनिंग में। अगर बात करें कांस्टेबल लेवल की जो वैकेंसी है, एसआई लेवल की जो वैकेंसी है, फिज़िकल भी उसमें बहुत महत्व रखता है अपने स्तर पर। मनोबल भी गिरा जी हाँ। यूथ का, फाइनेंशियली भी बच्चे टूटे। जो बच्चे बाहर के थे वो यहाँ पे रह के पढ़ रहे थे, उनके किराए का जो पैसा था, उनके खाने पीने का, क्योंकि बच्चे के जो पेरेंट्स थे वो कहीं जॉब में होंगे या प्राइवेट सेक्टर के जॉब में होंगे, तो उन सबको कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो अब ये बच्चे कैसे तैयारी करें? सेंटर से, जहाँ वो सेंटर में पढ़ने आ रहे थे वो सेंटर्स बंद हो गए, शेल्टर बंद हो गए, जहाँ वो रुक रहे थे वो हॉस्टल बंद हो गए, तो बड़ा परेशान है। और अगर कई लोग, हमें तो संख्या में पता ही नहीं पड़ते, बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए थे, कईयों ने तो आत्महत्या की कोशिश की इस बीच, कि उनके पास अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या होगा, उनका फ्यूचर ख़राब होने वाला है। तो बहुत ही दुखद समय है। और सारे मुद्दे हैं, किसानों को लेके मुद्दे चल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग मज़दूरों को लेके बात कर रहे हैं, लोग ऋण की बात कर रहे हैं, पर हर किसी के घर में एक नौनिहाल बच्चा, एक कामयाब बच्चा जो हमारे देश को भविष्य के संभालने वाला है, वो बच्चा मुहैया है। हमारे आसपास हम देखें, अगर हम नज़र जहाँ भी घुमाते हैं वहाँ पे ये यूथ हमें दिखाई दे रहा है। 21 साल से लेके 30 साल के युवक, कहीं भी आप नज़र उठा के देखिए, आपको ये लोग दिखाई देंगे। भीड़ बनाया जा रहा है इन बच्चों को, है ना। आप किसी मोर्चे में चलते हैं हम, और हमारे सागर के सारे यूथ नेता गोल हैं इस मुद्दे से। उनसे मैं भी कहना चाहूँगी कि भाई ठीक है, आपको कई पार्टियों में अच्छी अच्छी जगह मिल चुकी हैं, पर आप भी आगे आओ साथ देने के लिए, आप भी आगे आओ उनकी बात करने के लिए। आप भी आगे आइए कि ये जो गवर्नमेंट, चाहे जो भी हो, चाहे आप कितनी सारी गवर्नमेंट, सबके नाम ले डालूंगी भाई, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी है, और भी जो है बीएसपी है, सारे लोग एक साथ। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी आके इस बात को मुद्दा बनाए कि ये बेरोज़गारी एक मुद्दा है। भाई आप समझिए, आप कहिए, और हमें कोई पुतला दहन नहीं करने जा रही है बच्चे। अभी आपने देखा हो किसी यूथ ने, किसी नेता का कोई पुतला, भाई पढ़े लिखे बच्चे हैं ये पढ़े लिखे बच्चे, ये तो आपसे मांग कर रहे हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, हम कहाँ जाएंगे। तो जॉब बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से जल्दी कोई भी, जो भी गवर्नमेंट है, वो इस अपकमिंग को कमिंग कर दे। और एक और बात हमारे पास आई थी आपकी, कि एक सरकारी जॉब का भी आपके पास ऑफ़र था, और आपने वो जॉब ना चूज़ करते हुए आपने जो ये एक अलग राह चुनी है कि आप इसमें लोगों की मदद कर रहे हैं, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, वृक्षारोपण के कामों में भी आप लग जाते हैं। तो एक बहुत ईजी था कि किसी को भी आज के टाइम में, आप देखते हैं सरकारी नौकरी की हम चर्चा कर रहे हैं, और निश्चित ही अगर किसी युवा के सामने ऑफ़र आता है तो वो सबसे पहले सारे काम छोड़कर बोलेगा मुझे वो काम, जॉब चाहिए। लेकिन आपने वो जॉब ना करते हुए आपने ये जो एक कठिन राह चुनी है, तो इसके पीछे वजह क्या रही, इसके पीछे प्रेरणा क्या रही? बहुत अच्छा लग रहा है, ये आंसर देने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सपने अर्थ से बहुत बड़े होते हैं। हम बचपन से, हमारे आसपास जो माहौल रहता है, हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम जो कुछ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घर कर जाती हैं। जब ये जॉब कर रही थी उस समय ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं हम बंधे हुए, जकड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही ये जॉब को छोड़कर हम लोगों की मदद करते, अंदर ही से आता है। आपके घर पे कोई आया और उसने बोला कि भाभी ये परमिट मेरा नहीं बन रहा है और ऐसी सारी समस्याएं हैं, तो मन कहता है कि बस चलो तुरंत चलते हैं, फॉर्म भरते, स्कूटी उठाई और हम पहुंच जाते हैं तहसीली। तो दिमाग में ही था कि यार नहीं, मतलब जीवन में मुझे क्या करना है, बहुत टाइम तक तो समझ में नहीं आया। पहला ये एम था कि मुझे पैसे कमाना है, गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब करना, यही था, यही सोचा था। लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलना हुआ, घर से बाहर निकले, बड़े हुए, लोगों से मिलना हुआ, और उन लोगों से मिलना हुआ जो कहीं बहुत पीछे हैं, मुख्य धारा से पीछे, उन लोगों से मिलना हुआ, और उनका एक भरोसा कि आप हों, वो उनकी आंखों में एक ललक, एक प्यार के ये आई हैं, ये ऐसा कर रही हैं, तो ये काम मेरा होने वाला है, या ये काम ये हो जाएगा, या ये शायद ये रास्ता निकाल लेंगी। तो ये अपनापन जो मुझे फ़ील हुआ, ये हज़ारों रिश्तेदारों से भी फील नहीं हुआ। बहुत सारे रिलेशन होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, परिवार होता है, इन लोगों के बीच बैठ के इतना कॉमन, इतना अच्छा फीलिंग आई दिमाग में कि नहीं, जीवन है, 60 साल की हो जाऊंगी, फिर एक बेडरूम, एक किचन, एक अटैच लेट बाथ की ज़िंदगी बस यहीं तक है। हम चाहे कितना बड़ा बंगला बना ले, लेकिन लास्ट जो है 60 के बाद सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए कि हमारे पास अटैच लेट बाथ, किचन और एक हॉल जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो अब ये जो जीवन है, वहाँ तक आने से पहले, उस स्थिति तक पहुँचने से पहले कुछ कर लो, और जो ये मुझसे चाहते हैं, जो कुछ भी दे पाओ,
थोड़ा सा ही से, वो थोड़ा सा, पता नहीं मैं कितना दे पाऊंगी, नहीं कह सकते भाई, अब आगे किसी ने भविष्य नहीं देखा ना अपना। तो जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत इनके लिए कर पाए, इन लोगों के लिए, तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी खुद मेरे लिए, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। और एक बात जहन में आती है कि आपके जो प्रीवियस के करीब 15 सालों के काम रहे हैं, तो निश्चित ही अगर भविष्य में आपको कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, कोई बड़े पद पर आते हैं, तो आपके क्या प्लान्स होंगे? पहले तो वर्तमान समय की बात करूंगी मैं कि अभी क्या हो जाना चाहिए। तो अभी कोविड काल में तो जो हमारी बेरोज़गारी की समस्या है, उसमें यूथ की जो एज क्राइटेरिया जो रखा गया है, उस एज क्राइटेरिया को बढ़ा देना चाहिए। जैसे 28 साल अगर कांस्टेबल की, उसे 30 साल कर देना चाहिए, है ना। इसमें कास्ट कम्युनिज्म कोई ऐसी बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जो कम्युनिटी है या कास्ट को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, तो एज लिमिट सबके लिए बढ़ा देनी चाहिए और अपकमिंग वैकेंसी निकाल देनी चाहिए। अगर भविष्य में कभी कोई मौका मिलता है, काम करने का कोई भी मौका मिलता है, तो यूथ के लिए यहाँ पे हमारे सागर में बार बार बात होती है आईटी सेक्टर की, है ना, कि यहाँ पे आईटी पार्क खुलना चाहिए, यहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए और वैकेंसी जो है वो जिलेवार होनी चाहिए। जहाँ जिस जिले की जो भी संख्या है, जो जनसंख्या के आधार पर महिला पुरुष का जो घनत्व है, उसके आधार पे वैकेंसी निकाली जाए। हमारा जो रोजगार कार्यालय है, वो रोजगार कार्यालय जो है वाकई में क्रियान्वित हो, वहाँ से लोगों को कॉल आए कि अब आप जॉबलेस हैं, तो हमारे पास आपके लिए ये काम है, क्या आप करना चाहेंगे। इस तरीके की स्थिति होनी चाहिए। महिलाओं को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है, और निम्न तबके की जो गरीब महिलाएं, उनके साथ तो बहुत सारी परेशानियां हैं। परमिट के लिए, कार्ड के लिए, वोटर लिस्ट में नाम के लिए, प्रसूति सहायता के लिए, लाडली लक्ष्मी योजनाओं के लिए, कई योजनाओं के लिए जो महिलाओं के लिए बनी हैं। अभी बात करें तो युवा स्वरोजगार जो योजना चल रही है, उसके लिए सबको बहुत परेशान होना पड़ता है, लोन के लिए भटकना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। आपको बैंक नहीं चाहती तो आपको लोन मुहैया नहीं है। शासन ने योजनाएं तो बना दी, पर ये लोन कैसे मुहैया होगा? इन सब के लिए मैं अपने कार्यालय में एक सेक्टर बनाऊंगी कि आपकी हर मुसीबत का समाधान, तो समाधान सेंटर बनाया जाएगा कि आप आइए और यहाँ अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान ले जाइए। एक बॉक्स बनाया जाएगा जिसमें आप अपनी समस्याएं डाल सकते हैं, और कोशिश करूँगी कि हमें जिस भी एरिया की जिम्मेदारी मिले, वो एरिया समस्या शून्य हो जाए। तो ये सारी बातें हैं। महिलाएं महिला होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो अगर जो लड़की या महिलाएं या यूथ जो भी इस समय जो काम कर रहे हैं, उनके अंदर हमेशा जोश होना चाहिए काम का। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो होती है आत्मविश्वास की और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की। हमने जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके लिए आत्मविश्वास जितना ज़रूरी है, उतना ही दृढ़ संकल्प भी ज़रूरी है कि हाँ, मुझे ये करना है। और उन सारी चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए विश्वास के साथ, लगन के साथ ज़रूरी क्या है कि आपने अपना 100% वहाँ दिया है कि नहीं। यदि आप किसी भी काम में अपना 100% डालते हैं, आपको लगता है कि ये काम अपने पूरे मन से कर रहे हो, तो आपको कभी भी उस काम में, कहना चाहिए, ना का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये काम हो जाएगा अगर आपने 100% दिया है। लेकिन आप अपने साथ ही दुराभाती करते हो, आप अपने साथ ही घात करते हो, आप अपने साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि भाई ये मैंने 20% पढ़ाई कर ली और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तुक्के में मैं राम राम लगाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो नहीं हो सकता। आपको अपना 100% देना ही होता है, पूरे मन के साथ। पूरे मन से किया गया काम कभी भी असफल नहीं होता। चलिए, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है युवाओं के लिए और हर किसी के लिए दिया है कि जब हम किसी भी काम को पूरे मन से करते हैं, निश्चित ही वो काम होता है। और ये जो आपकी अभी एक पूरी कहा जाए तो ये जो ज़िंदगी का एक सफ़र है, जो खासकर ये जो आपके पिछले 15 सालों वाला मैं सफ़र की ज़्यादा बात करूँगा, जिसमें आपने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है, बहुत सारे युवाओं की मदद की है, महिलाओं की मदद की है। तो इस पूरे कार्यकाल में कोई ऐसा यादगार पल रहा हो, कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जिसको आप कभी नहीं भूल पाते हैं और आपको लगता है कि आज ये, मुझे लगता है कि ये प्लेस है जहाँ हम सबको बता देना चाहिए? बहुत सारे हैं मूवमेंट, लेकिन एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सारे जो बच्चे थे, तो वो हर साल बहुत सारे बच्चे अब पढ़ाते रहते, तो आते हैं, गिफ्ट देने आते हैं, फूल देने आते हैं, फूल मालाएं देने आते हैं। तो ऐसे ही गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था और पता नहीं क्यों अंदर मन बहुत भावुक हो रहा था, क्योंकि उस समय भी जॉब तो वैकेंसी अभी 2 साल से निकली नहीं रही, अभी पिछले बार की बात ही है। तो जब वो मुझे फूल दे रहे थे, तो फिर मैंने उनको, उनके सारे फूलों के लिए अपना ये जो आंचल है ये फैला लिया।
मैंने कहा कि मेरे हाथों में मत दो, मेरे पैर को मत छुओ, जो भी मुझे गुरु मानता है वही आके इस आंचल में एक फूल डालेगा और जब उसका सिलेक्शन होगा ना तब वापस आना ये फूल ले जाने के लिए। तो ये ऐसे इस टाइप का मूवमेंट हुआ। थोड़े समय बाद वो फूल मैंने सुखाकर वो अलमारी में वो रख दिए। अब पता नहीं कौन सा किसका फूल है। एक मंदिर में ऐसी भजन का कार्यक्रम चल रहा था, थोड़ा बहुत गा लेते हैं भाई भजन। तो वहाँ मंदिर में बैठे हुए थे और एक लड़की जो पढ़ रही थी, उस समय आ गया रेलवे का रिज़ल्ट आ गया। वो मंदिर में आई और आते साथ उसने वो बिल्कुल सर रख के मेरे पैर छुए और वो उसे भगवान को शायद वो प्रसाद खिला देना चाहिए था। वो मेरे मुंह में उसने मिठाई डाल दी और कहा कि लाओ मेरा वो फूल वापस कर दो जो मैंने आपकी, मुझे अब रोना आ रहा है। तो मेरी लाइफ का ये बहुत, इतनी सारी लेडीज़ के बीच उसका ऐसे वो फूल मांगना, और मुझे तब भी रोना आ गया था। अब जब मेरी झोली में वो पड़े हुए सारे फूल जो सुखा के रख दिए हैं कहीं, वो बहुत सारे बच्चे भी सुन भी रहे होंगे, सब ने दिए हैं ये इस झोली में जो फ्लावर। और जब ये जिस दिन ये ख़त्म हो जाएंगे वो सूखे हुए फूल, उस दिन जो फूल निकलेंगे इस देश में वो बहुत बड़ी बात होगी और उन सब के सिलेक्शन हो चुके होंगे, वो किसी ना किसी जगह सेटल हो चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। और अब मैं चाहूँगा कि बहुत सारी युवा आपको देख रहे हैं, बहुत सारी युवा आपको अपना आइडल मानते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको आप मोटिवेट करते रहते हो। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, अपनी किस बात से उनको मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, आगे बढ़ें? उनसे यही कहना चाहूँगी कि जीवन में जो कुछ मैंने पाया वो शिक्षा के दम पे, तो शिक्षा और सम्मान लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेहनत तो रंग लाती ही है, पर शिक्षा, ज्ञान बहुत बड़ी बात है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुछ भी जो आप सबसे अच्छा जानते हो, तो ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ है सम्मान। जी, आपके पास आपका मान सम्मान नहीं है तो जीवन में हर चीज़ जो है वो तुच्छ है। आपको कभी ना कभी किसी ना किसी के सामने नीचे दिखना ही पड़ता है। तो आपका मान सम्मान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी मेहनत, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है। और एक छोटा सा गीत है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं भजन गाती हूँ, तो ये गीत बिल्कुल ये बहुत अच्छा पल है कि आप हम सबके लिए वो गीत जरूर सुनाएं। जल जाए जिवहाँ पापिनी ज्ञान के बिना, जल जाए जिवहाँ पापिनी ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, सम्मान के बिना, जल जाए जिवहाँ पापिनी ज्ञान के बिना। बिच्छुड़ं के बिना, बिच्छुड़ं के बिना, बिच्छुड़ं के बिना, पंछी पंख बिना, आरद शंख बिना, देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, देह प्राण बिन, हाथ दान बिन, भोजन मान बिना। मुश्किल है संसार में जीना, मुश्किल है संसार में जीना, अच्छे काम के बिना, सम्मान के बिना, जल जाए जिवहा पापिनी ज्ञान के बिना। तो निश्चित ही सारे युवाओं की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।